जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर का हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं और ये है तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत इस समय हम लोग व्यतिकरण पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यंग का द्विजीवी प्रयोग। तो यंग के द्विजीवी प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि पर्दे पर सफेद और काले रंग की पट्टियां प्राप्त हो रही हैं। तो सफेद और काले रंग की जो पट्टियां प्राप्त हो रही थी पर्दे पर, एक बार ऐसे काले रंग की पट्टी मिल रही थी, फिर इसके बाद सफेद रंग की पट्टी मिल रही थी, फिर काले रंग की पट्टी मिल रही थी, फिर सफेद रंग की पट्टी मिल रही थी। तो ये जो पट्टियां थी, इन पट्टियों का ही नाम फ्रिंज रखा गया था। इन्हीं को फ्रिंज कहा जाता है, आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। और दूसरी चीज ये कि जो पट्टी काले रंग की होती है उसको हम कहा करते हैं अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज कहते हैं जो काले रंग की पट्टी होती है, और जो सफेद रंग की पट्टी होती है उसको हम कहा करते हैं दीप्त फ्रिंज। तो ये चीज दिमाग में आप रखे रहिएगा। हम लोग जब यंग का द्विस्लिट प्रयोग या द्विझिरी प्रयोग देखे थे तो वहां पर हमने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त किया था। अब मैं यहां पर बतलाने जा रहा हूं फ्रिंज की चौड़ाई। ये जो फ्रिंज है, एक चीज हम आपको बता दें कि फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ एक समान होती है, यानी जितनी चौड़ी काले रंग की पट्टी होती है उतनी ही चौड़ी सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। पट्टियों की चौड़ाई एक समान होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई को माप करके, चाहे सफ़ेद रंग के फ्रिंज का मतलब सफ़ेद रंग की पट्टी और काले रंग की पट्टी, इन पट्टियों को ही हम फ्रिंज कहते हैं। तो अगर हम काले रंग की पट्टी की चौड़ाई को नापें या सफ़ेद रंग की पट्टी की चौड़ाई को नापें, तो फ्रिंज की चौड़ाई को नापकर हमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना होगा कि जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है। तो इसके लिए भी हम लोग, और सच कहिए तो यहाँ पर यंग का जो प्रयोग था, यंग का ही प्रयोग यहाँ भी उपयोग किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यश एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पर्दा होगा, अपारदर्शी पर्दा होगा, और अपारदर्शी पर्दे में पतला सुराख होगा जिसके अंदर से प्रकाश जा सकता है, और फिर इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा होगा, और ये दूसरा पर्दा और पहला पर्दा, दोनों पर्दा एक दूसरे के समांतर होंगे, और इस दूसरे पर्दे में दो छिद्र, यहाँ भी पतले पतले सुराख हैं, पतले पतले छिद्र हैं, जो S1 और S2 हैं, जिनके बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो स्मॉल d है। और फिर यहाँ से कुछ दूरी यानी कैपिटल D दूरी पर एक दूसरा पर्दा है जिसके ऊपर जो है जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है, और जिसके ऊपर हम लोगों को ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो यश है यहां से यहां पर कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा गया है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्ण का मतलब होता है एक रंग।
तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वह प्रकाश स्रोत जिससे केवल एक रंग का प्रकाश निकल रहा है। जैसे मान लीजिए या तो रेड कलर का निकल रहा होगा प्रकाश, या येलो कलर का निकल रहा होगा, या ग्रीन कलर का निकल रहा होगा। तो किसी भी रंग का प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो वह प्रकाश जो है वह एक ही रंग का होगा, एक वर्णी प्रकाश होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब यश से एक यश रेखा छिद्र है और जब यहां से प्रकाश की किरण चलेगी या प्रकाश जब चलेगा तो चूंकि यश से S1 और S2 दोनों की दूरियां एक समान है, तो जब दोनों की दूरियां एक समान हैं तो जितने समय में प्रकाश S1 पर पहुंचेगा उतने ही समय में प्रकाश S2 पर भी पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यश से चलने वाली प्रकाश तरंग जिस कला में S1 पर पहुंचेगा, कला का मतलब कोण होता है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा, जिस कला में वो S1 पर पहुंचेगा उसी कला में S2 पर पहुंचेगा। यानी दोनों की स्थितियां जब एक समान होंगी, दोनों का कोण एक समान होगा, तो हम कहेंगे कि S1 और S2 ये दोनों कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध स्रोत के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच का कलांतर सदैव स्थिर होता है उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो S1 S2 दोनों कला संबद्ध स्रोत हैं। अब यहां से देखिए, यहां से तो एक प्रकाश चला था, लेकिन वह प्रकाश जब S1 और S2 के पास पहुंचा तो जहां से ये अलग अलग भागों में बट गया। यानी हमने आपको बताया था कि जब किसी तरंग के, या कह लीजिए जब किसी तरंगाग्र पर कोई अवरोध आता है तो वह तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है। तो अब S1 और S2 दोनों तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं और फिर S1 से एक दूसरी तरंग चलती है, S2 से दूसरी तरंग चलती है और ये दोनों तरंगें आकर के बिंदु P पर मिलती हैं। तो जब बिंदु P पर मिलती है ना तो वहां पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। दीप्त फ्रिंज का मतलब चमकीली पट्टी, या ऐसे कह लीजिए कि ये जो पर्दा है इस पर्दे के ऊपर ऐसे ही चित्र बन जाते हैं। ये काले रंग की पट्टी मिलती है, फिर बीच में सफेद रंग की पट्टी मिलती है, फिर काले रंग की पट्टी मिलती है, फिर सफेद रंग की पट्टी मिलती है। तो सबसे बीच वाला जो भाग होता है वह केंद्रीय फ्रिंज कहलाता है और यहाँ पर जो पट्टी बनती है, यहाँ पर जो फ्रिंज बनता है वो भी दीप्त फ्रिंज बनता है। यानी यहाँ पर भी सफेद रंग की पट्टी बनती है और सबसे अंत में जो पट्टी बनती है वो भी सफेद रंग की ही पट्टी होती है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर हम बिंदु यश से S1 और S2 का कोई लंबार्धक खींचे हैं और यह लंबार्धक सीधे जा करके बिंदु O पर पहुंचा हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तरंग जब S1 से चली थी तो S1 से चल करके बिंदु P पर पहुंची थी और S2 से चल करके भी बिंदु P पर पहुंची थी। तो अब हम देखें कि क्या दोनों तरंगों के पथ में कुछ अंतर हुआ। पथ का मतलब चली गई दूरी, दोनों तरंगों के द्वारा चली गई दूरी समान है। तो अब अगर यहां से जो तरंग चली थी, S1 से जो तरंग चली थी उसके द्वारा जो तय की जाने वाली दूरी थी वो S1P थी और S2 से जो तरंग चली थी उसके द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी थी वो S2P थी। तो अगर हम यहां से S1 से इस पर लंब डाल रहे हैं तो यह लंब बिंदु A पर आकर के मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दूरी, यह डिस्टेंस S1P और यह दूरी AP, ये दोनों दूरियां जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि जब S1P और AP दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं तब तो इस तरंग के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो अधिक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर होगा
अब दोनों तरंगों के बीच पथांतर होगा, पथ का अंतर होगा, तो कितना पथांतर होगा हम लोगों को ये देखना है। तो पथ का जो अंतर होगा वह S2A के इक्वल होगा। और S2A का मान कितना होगा? पथ का अंतर आप समझ रहे हैं, दोनों के द्वारा, दोनों तरंगों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर। तो यह दूरी कम है और यह दूरी ज्यादा है, तो इस दूरी में से इस दूरी को हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि पथ में कितने का अंतर हो रहा है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो पथ का जो अंतर होगा वो S2A होगा, और यह ज्ञात करने के लिए हम S2P में से हम S1P को घटा देंगे। यानी ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर हमको दोनों तरंगों के बीच का पथांतर का मतलब चली गई दूरियों का अंतर निकालना हो, तो S2P में से हमें S1P को माइनस कर देना होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर हम त्रिभुज S1 S2A को देखें, S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A, और त्रिभुज ये जो आप देख रहे हैं सबसे बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग का नाम रख देते हैं C, और ये D, स्मॉल d जो आप देख रहे हैं दोनों छिद्रों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये है C। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो हम दो त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज COP, इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज COP। एक बार फिर आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर S1 S2A ले रहे हैं और त्रिभुज COP ले रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये समरूप त्रिभुज होंगे। आप देख लीजिए, समरूप त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होगी उसको आप केयर कर लीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि समरूप त्रिभुज के लिए CP/CT लगता है, या कह लीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के लिए CP/CT लगता है, समरूप त्रिभुज के लिए CP/ST रूल लागू होता है। तो अगर CP/CT अप्लाई करें, CP/CT का मतलब होता है संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखें, यहां भी कोण थीटा और यहां भी कोण थीटा है, दोनों कोण थीटा इसलिए है क्योंकि S1 और S2 पर जब प्रकाश जा रहा था तो यह प्रकाश समान कला में जा रहा था, समान कला में जा रहा था, इसका मतलब कि बराबर कोण बना रहा था, इसलिए यहां पर कोण और यहां पर कोण आपस में बराबर है। और आपको मालूम है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज के लंब का अनुपात आपस में बराबर होगा, फिर इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार आपस में बराबर होगा। तो देखते हैं, इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो S2A है, और फिर इस त्रिभुज का जो लंब है वह OP है, अपान और इज इक्वल टू इस त्रिभुज का जो आधार है वह S1 S2 है, और फिर इस त्रिभुज का जो आधार आप देख रहे हैं यह CO है। अब S2A हम निकाल रहे हैं, S2A का मतलब पथांतर होता है। तो अब वैल्यू हम रखते हैं S2A, और OP की वैल्यू जरा देखें, तो OP हम ये माने हैं, O जो है सबसे केंद्रीय फ्रिंज है। केंद्रीय फ्रिंज का मतलब पर्दे के ठीक बीचों बीच में बनने वाला फ्रिंज है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि S1 और S2 का जब हमने लंबार्धक खींचा है तो यह लंबार्धक पर्दे को जाकर के जिस बिंदु पर मिल रहा था उस बिंदु पर बनने वाला जो फ्रिंज होता है वो केंद्रीय फ्रिंज होता है। और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त फ्रिंज होता है, यह हमेशा सफेद रंग का बनता है। और यहां से यक्ष दूरी पर उसी पर्दे पर
आप सपोज कर लीजिए जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा होता है, या कह लीजिए जैसे टेलीविजन का पर्दा होता है, कंप्यूटर का पर्दा होता है, बिल्कुल वही पर्दा ये है। तो ये केंद्रीय फ्रिंज है, और केंद्रीय फ्रिंज से स्मॉल यक्स ऊंचाई पर बिंदु P है, और बिंदु P पर भी सबसे अंतिम फ्रिंज बन रहा है। ये सबसे बीच वाला फ्रिंज है और ये सबसे अंतिम फ्रिंज है। तो OP की जो वैल्यू है वो यक्स है, और फिर S1 S2 हम देखें तो S1 S2 दोनों छिद्रों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये स्मॉल d है। और CO आप देख रहे हैं कि ये जो द्विझिर्री है, यानी वह पर्दा जिनके बीच में दो छिद्र है, उनसे उस पर्दे के बीच की दूरी है जहां जिस पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब इस दूरी को हम कैपिटल D एज्यूम किए हैं, कैपिटल D माने हैं। तो हमको जो है S2A निकालना है, S2A। S2A ही दोनों तरंगों के बीच का पथांतर है, और हम आपको बता दें कि पथांतर को तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखा जाता है। तो अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें तो यक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा XD अपॉन कैपिटल D हो जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से अगर हमको पथांतर ज्ञात करना होगा, यानी दो तरंगों के बीच का पथांतर ज्ञात करना होगा, तो हम पथांतर ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दीप्त फ्रिंज कब बनता है। दीप्त फ्रिंज की स्थितियों को हम देखेंगे, दीप्त फ्रिंज की स्थितियां। तो दीप्त फ्रिंज की स्थितियां कब कब आएंगी, इनको हम लोग देखेंगे। दीप्त फ्रिंज का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने आपको बताया कि जो चमकीली पट्टी प्राप्त होती है उसी को दीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो एक बात आप ध्यान से समझें कि पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त तभी होता है जब पथांतर, पथांतर का मतलब S2A, पथांतर या तो 0 हो, या तो लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, एंड सो ऑन। इसी के रूप में जब पथांतर होता है तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, यानी दोनों तरंगों के पथों के बीच का अंतर या तो वह 0 हो जाए, या लैम्डा हो जाए, या 2 लैम्डा हो जाए, तभी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। तो अब चले देखें, इसको हम लिख सकते हैं कैसे। ये XD अपॉन कैपिटल D है, और ये S2A के बराबर होगा, और यह S2A जो है यही पथांतर है। और हमने अभी बताया कि पथांतर को तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखते हैं। तो हम लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्डा में हमने यम का गुणा कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पर यम की वैल्यू बारी बारी से रख दें, यम की वैल्यू 0 रखें, तो जब 0 रखेंगे तो तरंग दैर्ध्य 0 हो जाएगा। अगर हम 1 रखें, यम के जगह पे 1 रखें, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो जाएगा। फिर 2 रख दें तो 2 लैम्डा हो जाएगा। इस प्रकार से ये मान प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ से यक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा m, और कैपिटल D का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे MD लैम्डा अपान हो जाएगा स्मॉल d। इसको आप याद रखे रहिएगा। तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति का क्या मतलब हुआ, जरा इसको समझ लीजिए। यम का मान जब हम जैसे जैसे रखेंगे, यानी यम के जगह पर 0 रखेंगे, समझ लीजिएगा इस स्टेप को। अगर यम के जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी यक्स का मान 0 हो जाएगा। और यक्स यही है, यक्स 0 हो जाएगा। तो यक्स 0 कब होगा, जब यहाँ पर ओ पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब यम का मान 0 होगा तो उस स्थिति में यक्स की वैल्यू 0 होगी, और यक्स की वैल्यू 0 होगी तो जो दीप्त फ्रिंज बनेगा वो केंद्रीय फ्रिंज पर बनेगा। अब अगर हम यम के जगह पे 1 रख दें तो ये तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज था। अगर हम यम के जगह पे 1 रख दें तो अब इसके बाद दीप्त फ्रिंज कब बनेगा ये पता चल जाएगा। 2 रख देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरा दीप्त फ्रिंज कब बनेगा। 3 रख देंगे तो पता चल जाएगा कि तीसरा दीप्त फ्रिंज कब बनेगा। मतलब
सबसे बीच में सफेद रंग की पट्टी होगी और इस फार्मूले की सहायता से हमको पता चल जाएगा यम का मान जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे, यम के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके बाद पहली पट्टी कहाँ बनेगी, फिर दूसरी सफेद पट्टी कहाँ बनेगी, फिर तीसरी सफेद पट्टी कहाँ बनेगी, फिर चौथी सफेद पट्टी कहाँ बनेगी। इससे हम लोगों को प्राप्त समझ में आएगा। तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थितियां हैं। अब अगर मान लीजिए हम अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां ज्ञात करना चाहते हैं, तो अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां कब कब आती हैं हमें इनको भी देखना है। तो अब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति तब आती है जब पथांतर माने S2A की वैल्यू, जब यह पथांतर λ/2 हो या इसी क्रम में आगे बढ़ें 3λ/2 हो या 5λ/2 हो, जब पथांतर इस रूप में होता है यानी दोनों तरंगों के पथ का अंतर या तो λ/2 हो या 3λ/2 हो, 5λ/2 हो एंड सो ऑन, इसी तरह से हो, तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आती है। और जब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आएगी तो देखें ये जो XD/D है, और चूंकि ये 1/2 3/2 के फॉर्म में आ रहा है, तो यम के जगह पे यम -1/2 लैम्डा कर देंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें यहाँ पर यम का मान क्या होगा। तो यम की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 रख सकते हैं। अगर हम यम के जगह पे 1 कर देंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, तो 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 लैम्डा 1/2 लैम्डा यानी λ/2 पहली वाली स्थिति आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे यम के जगह पे 2 कर दें तो 2 2 जा 4 और 4 - 1 3 हो जाएगा, 3/2 लैम्डा आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो यम -12 कैपिटल D लैम्डा और बटा में हो जाएगा स्मॉल d। तो याद रखे रहिए जब जब ये स्थिति आएगी तब तब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। अदीप्त फ्रिंज का मतलब काले रंग की पट्टी प्राप्त होगी। तो यम का मान, आप ये सब फार्मूले हैं और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपसे कह देता है कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूले में यम के जगह पे 3 रख देंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं, जब यम के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहला अदीप्त फ्रिंज कहाँ प्राप्त होगा। तो अदीप्त फ्रिंज, जब ये दीप्त फ्रिंज है, यहाँ पे अगर दीप्त फ्रिंज बन रहा है तो दीप्त फ्रिंज के बाद ही अदीप्त फ्रिंज बनेगा, फिर दीप्त फ्रिंज बनेगा, फिर अदीप्त फ्रिंज बनेगा। तो इस प्रकार यम की वैल्यू जब बारी बारी से रखते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है कि बताइए ये जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज था, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से कितनी दूरी पर पहला अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। तो पहला अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले में यम के जगह पे हम 1 रख देंगे, तो पहले अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। इसी तरह से 2 रख देंगे तो दूसरे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात हो जाएगी, 3 रख देंगे तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं फ्रिंज की चौड़ाई, क्योंकि आपने हेडिंग में देखा है फ्रिंज की चौड़ाई मापकर प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात होगी, यह ज्ञात करने के लिए देखें एक बात हम आपको बता दें कि काले फ्रिंज और सफेद फ्रिंज दोनों की चौड़ाइयां बराबर होती हैं। आप देखिएगा कभी भी टेलीविजन स्क्रीन पे जब पट्टी आने लगेगी ना, जब व्यतिकरण की घटना हो जाती है टेलीविजन स्क्रीन पे, तो देखते हैं जो काले रंग की पट्टी और सफेद रंग की जो पट्टियां चलती हैं उनकी मोटाई एक समान होती है। जितना मोटा दीप्त फ्रिंज होता है उतना ही मोटा अदीप्त फ्रिंज होता है। तो अब हम
इनकी चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम फ्रिंज की चौड़ाई यानी हम फ्रिंज की चौड़ाई या कह लीजिए कि फ्रिंज चौड़ाई हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, फ्रिंज विड्थ हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए यह देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये केंद्रीय फ्रिंज है तो हम देखें कि यहाँ से ये दूरी कितनी है और फिर देखें कि यहाँ से ये दूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से ये दूरी हमको मालूम हो जाए और यहाँ से ये दूरी मालूम हो जाए तो इस दूरी में से इस दूरी को अगर घटा देंगे तो है बीच वाली जो दूरी है ये बीच वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी, यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि यमवें दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से यमवें दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है वो यक्षयम है। तो अगर यक्षयम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और इसके बाद यम प्लस 1वें दीप्त फ्रिंज, यमवें दीप्त फ्रिंज, अगर यमवें दीप्त फ्रिंज को हम 7वां माने तो 7 के बाद वाला हम 8वां दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अगर यमवें दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से यमवें दीप्त फ्रिंज की दूरी यक्षयम है और यम प्लस 1वें दीप्त फ्रिंज की दूरी अगर यक्ष यम प्लस 1 है तो हम यम के जगह पे यम प्लस 1 कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा m प्लस 1 डी लैम्डा अपान हो जाएगा स्मॉल डी। अब दोनों फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, दोनों फ्रिंज यानी फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, तो अगर हम यम के जगह पे सपोज कीजिए हम 3 ले लिए तो ये हो गया तीसरी फ्रिंज की दूरी और ये हो जाएगी चौथे फ्रिंज की दूरी। तो चौथे फ्रिंज की दूरी में से तीसरे फ्रिंज की दूरी को हम घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो अब हम फ्रिंज की चौड़ाई यक्स यम प्लस 1 में से यक्स यम को माइनस करने जा रहे हैं। तो यक्स यम प्लस 1 की वैल्यू यहाँ m प्लस 1 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी और माइनस यक्स यम की वैल्यू रख देते हैं, ये है यम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और देखें यह फ्रिंज की चौड़ाई होगी और फ्रिंज की चौड़ाई को W से प्रदर्शित किया जाता है, W है। और देखिए कि दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो दोनों में जो कॉमन है वह डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है। तो अब देखें अगर दोनों में कॉमन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है, देखें डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है यम प्लस 1 और यहाँ है माइनस यम, यम से यम कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वह डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगी। इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, ये फ्रिंज की चौड़ाई हमें ज्ञात हुई है। तो यहाँ से जो है फ्रिंज की चौड़ाई अगर हमको ज्ञात हो यानी W का मान ज्ञात हो, जरा ध्यान दीजिएगा हेडिंग आपने क्या डाला था, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर। तो W जो है फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, और प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो सुनो कैपिटल डी क्या है, इस पर्दे से इस पर्दे के बीच की दूरी, इसको नाप करके हम ज्ञात कर लेंगे। स्मॉल डी क्या है, ये जो दोनों ऊर्ध्वाधर छिद्र हैं, दोनों ऊर्ध्वाधर छिद्रों के बीच की दूरी। तो अब कैपिटल डी का मान हमको मालूम होगा, स्मॉल डी का मान हमें मालूम होगा, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमको मालूम होगी। तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी का मान रख करके यहाँ से हम लेम्डा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोगों को यही पढ़ना था कि
फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर कोणीय फ्रिंज चौड़ाई वगैरह भी आती है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।